गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे धनीराम। बच्चों, धनीराम एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसके पिता नहीं है और वो बहुत ही गरीब है। उसके पास खाने को नहीं है। एक माँ है जो हमेशा बीमार रहती है, तो रविवार को वह मजदूरी करता है जिससे अपने घर का खर्च भी चलाता है और पढ़ाई भी करता है। तो आज हम इसकी स्टोरी पढ़ते हैं। आप चैप्टर 3 खोलिएगा। माँ ने उसे सुंदर सा नाम, माँ बाप ने उसे सुंदर सा नाम दिया धनीराम, लेकिन धन से उसका दूर दूर तक कोई भी नाता न था। मैंने उसे सदा आर्थिक तंगहाली में देखा। मैंने मतलब ये लेखक अपनी कहानी बता रहा है। आर्थिक तंगहाली का मतलब है हमेशा पैसों के लिए परेशान रहना। वह मेरा विद्यार्थी था, शर्मिला, शांत, कुशाग्र बुद्धि। बेटा, ये धनीराम की विशेषता है। वो कैसा था? शर्मिला था, शांत था और कुशाग्र बुद्धि का था। मैं सोचता था कि यदि उसका नाम बुद्धिचंद या बुद्धिराम रखा होता तो अधिक सार्थक था, क्योंकि वह कक्षा में सबसे बुद्धिमान छात्रों में एक था। उन बातों को लगभग अभी आधी शताब्दी बीत गई। इसी बीच हमारे हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाने का अवसर मिला। उन सबके नाम याद थे न चेहरे, लेकिन उस दुबले पतले सांवले 14 वर्षीय धनीराम को मैं आज भी नहीं भुला पाया हूँ। उन दिनों की बात आज भी ऐसे याद है जैसे कल की बात। तो बच्चों, कई बार क्या होता है, टीचर की लाइफ में बहुत सारे बच्चे आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको टीचर कभी भी भूल नहीं पाता है, उनकी कुछ विशेषताओं के कारण। तो धनीराम में भी कुछ ऐसा था कि लेखक उन्हें नहीं भूल पाया था। उस दिन मैंने कक्षा में प्रवेश किया तो सब छात्रों को हंसते मुस्कुराते पाया। पूछने पर पता चला कि धनीराम की सगाई होगी। मैंने धनीराम को पास बुलाया। वह शर्माता हुआ पास आकर खड़ा हो गया। मैंने बड़े प्यार से समझाया, अभी मेहनत करके पढ़ो, शादी ब्याह के चक्कर में मत पड़ो। बेटा, इस लाइन को अंडरलाइन कीजिए। क्वेश्चन भी है कि लेखक ने धनीराम को सगाई के लिए क्या समझाया? अभी मेहनत करके पढ़ो, सगाई ब्याह के चक्कर में मत पड़ो। इसके बाद धनीराम 4-5 दिन तक कक्षा में नहीं आया। मैंने सोचा शायद मेरी सलाह का असर नहीं हुआ, वह अपनी सगाई के समारोह में व्यस्त है। छठे दिन वह कक्षा में आया, सहमा डरा डरा सा। मुझे लगा वह मेरी संभावित डांट डपट से भयभीत है। पास बुलाया, पर उसने रो कर बताया कि उसकी सगाई से मना किया तो परिवार के लोगों ने उसकी लात घूंसों से पिटाई की थी। बच्चों, उसने अपने टीचर की बात मानी और उसने घर जाके क्या किया? सगाई से मना कर दिया। जब उसने सगाई से मना कर दिया, जो उसके परिवार के लोग थे उन्होंने उसको कैसे किया था? लात घूंसों से मारा। और लेकिन उस मारपीट ने उसको दृढ़ निश्चय से नहीं डिगा पाई। लड़की वालों के खाली हाथ घर लौटना पड़ा। तो अभी इसमें ये भी एक क्वेश्चन है कि जब उसने सगाई से मना किया तो परिवार वालों ने क्या किया? तो परिवार वालों ने क्या किया? उसकी लात घूंसों से पिटाई की। क्योंकि लड़की वाले को खाली हाथ घर लौटना पड़ा था। ठीक है। मेरा मन उस पितृहीन बालक के प्रति करुणा से भर गया। पितृहीन यानी जिसके पिता नहीं थे। एक बार तो लगा उस बालक की पीड़ा के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। मैंने ही समाज में प्रचलित बाल विवाह की क्रूरता को जी भर के कोसा। बालक के दृढ़ निश्चय व आज्ञा पालक में मैं उसका प्रशंसक बन गया। मतलब जब टीचर कोई बात के लिए बोलता है और बच्चे उसके लिए मान जाते हैं तो टीचर उसके प्रति बहुत ही प्रशंसक हो जाता है। उसी तरह से उन्होंने कहा कि जब उन्होंने मेरी बात मानी तो वह बहुत ही उसके प्रति प्रशंसक बन गया। मुझे याद है एक दिन मैंने छात्रों को शरीर व वस्त्रों की सफाई के बारे में समझाया था। अगले दिन मैंने देखा कि धनीराम की कमीज पजामे मटमेले तो कुछ कम हो गए, लेकिन जीर्ण वस्त्र और अधिक जीर्ण हो गए। मतलब बच्चों, वो गरीब था ना, तो उसके पास कपड़े नहीं थे, लेकिन जब टीचर ने उसको सफाई के बारे में समझाया तो उसने अपने कपड़े धो दिए तो वैसे ही गले हुए थे और ज्यादा गल गए। तो टीचर को लगा कि मेरी हर बात मानता है। वह रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था। मैं सड़क पर चला जा रहा था। अचानक एक ओर से गुरुजी नमस्ते की आवाज सुनकर चौंक पड़ा। ये भी क्वेश्चन है कि गुरुजी रविवार के दिन कैसे चौंके? तो जब रविवार को सड़क पर जा रहे तो गुरुजी नमस्ते की आवाज सुनकर चौंक पड़े। आवाज की दिशा में देखा तो आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। सड़क पर एक कोठी की चिनाई चल रही थी। चिनाई समझते हो ना बच्चों? मकान का जो काम करते हैं, दीवारें बनाते हैं, वो सब। मेरा प्रिय शिष्य धनीराम सिर पर कपड़ा बांधे ईंटों का भारी बोझ ढो रहा था। मैंने जाना कि वह अपना और अपनी विधवा माँ का खर्चा चलाने के लिए हर छुट्टी के दिन मजदूरी करता है। उसे काम के बदले मिलते हैं सिर्फ 2 रुपए रोज। तब बालक की मातृ शक्ति और श्रमनिष्ठा की कायल हुए बिना न रह सका। शैशव की दुरावस्था देखकर मन भर आया था। कुछ समय बाद वह उस बालक को थोड़ी छात्रवृत्ति भी मिली। इसमें क्वेश्चन है, क्या उसको छात्रवृत्ति मिली? हाँ, उसको छात्रवृत्ति भी मिली। वह आवश्यकता समुद्र पे एक बूंद के समान थी। कभी बरसात, कड़कड़ाती ठंड से मैंने धनीराम को सदा एक स्वरूप और एक रस पाया। क्योंकि बच्चा वो गरीब था, तो ना तो वो सर्दियों में स्वेटर खरीद पा रहा था, ना गर्मियों में वो ठंडा कोई जूस पी पा रहा था। क्योंकि गरीब थे ना, तो हमेशा उसका शरीर वैसा ही बन गया था, जैसे जो उसके पास होता वह उसी में अपना काम करता था।
जिसे साबुत सूती कपड़े के ढंग से होते हुए मैंने उसे कभी नहीं देखा। लगता था दयालु प्रकृति माता साधनी व्यक्ति के हर दर्जे को सहन शक्ति बढ़ देती है। इसका कहने का मतलब ये कि बच्चों जैसी परिस्थितियां होती है ना, हमारा शरीर भी वैसा ही हो जाता है। ठीक है। धनीराम ने हाई स्कूल प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और इंटरमीडिएट इस परीक्षा में भी प्रथम श्रेणी प्राप्त की। यानी कि उसने जो परीक्षाएं पास की वो दोनों ही प्रथम श्रेणी में पास की। सबने उसे शाबाशी दी, उसकी प्रशंसा की। शाबाशी और प्रशंसा मात्र की किसी भूखे पेट को नहीं भर सकती है। शाब्दिक सहानुभूति प्रकट करने वालों को इस दुनिया में कमी नहीं है, किंतु किसी अशक्त असहाय की मन की सच्ची सहायता करने वाले कितने लोग हैं। धनीराम की सहायता करने में कोई आगे नहीं बढ़ा। अपने पुरुषार्थ के बल पर ही वह स्वाभिमानी किशोरी आगे बढ़ता गया। उसने किसी की सहायता की याचना नहीं की। बच्चों लोग क्या है ना, वो तो देता है शाबाशी, अरे वाह बहुत होशियार है ये वो, लेकिन सब पता है कि इसकी आर्थिक स्थिति खराब है, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। अगर वो जीवन में आगे बढ़ा तो अपने दम पर ही बढ़ा। वह संसार एक समुद्र है, विस्मृति उसकी लहरें हैं। अब तक न जाने कितने लोग खो गए। हजारों पुराने छात्रों के साथ धनीराम भी मेरी स्मृति यानी याददाश्त से ओझल हो गया। इस दुनिया में याद रखने के लिए अपने और अपने निकट संबंधियों के काम ही क्या कम है। स्वार्थ की प्रबलता दूसरों के सुख दुख में चिंता करने में सदैव बाधक बनकर खड़ी हो जाती है। कुछ ही वर्ष पहले की बात है। एक दिन दोपहर में एक जीप गाड़ी मेरे घर के सामने आकर रुकी। मैंने अपने धुंधलाते चश्मे को अपनी धोती से छोर से पोंछकर साफ किया। आगंतुक को पहचानना चाहा, पर बूढ़ी आंखें जवाब दे गई। आगंतुक ने मेरे पैर छुए और कुछ बोलने के लिए मुंह खोला तो स्मृति पट पर पड़ी सारी गर्द साफ हो गई। 40 वर्ष पुराना इतिहास जिंदा हो गया। वह मेरा वही प्रिय शिष्य धनीराम था, जिसे मैं विद्यालय में नेक सलाह के अलावा कुछ नहीं दे पाया। थोड़ी देर बैठने के बाद मैंने जाना वह आज एक उच्च अधिकारी बन गया। क्या बन गया बच्चा? वो उच्च अधिकारी। अपनी मेहनत से। मैंने छेड़ने के अंदाज में उससे कहा, सुनो धनीराम, अभी तुम्हारी सगाई हुई या नहीं हुई? क्या कहा उसने छेड़ते हुए कि अभी भी तुम्हारी सगाई हुई या नहीं हुई? पुरानी बातें याद करके उसके चेहरे पर एक बात सुलभ लज्जा से मुस्कुराहट खेल गई। कुछ उत्तर देने के बजाय उसने अपनी IAS बिटिया की शादी का निमंत्रण पत्र मेरे सामने रख दिया। यानी कि वो इतना बड़ा हो गया था कि उनकी बेटी भी IAS बन गई थी। तो बच्चों इस चैप्टर से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि कभी भी परिस्थितियां हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। अगर आपके मन में सच्ची लगन है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह की कठिनाई हमें नहीं रोक सकती। आया समझ में आपको? ठीक है, अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक दिन लेखक जब सड़क पर जा रहा था तो क्यों चौंक पड़ा? क्यों चौंक पड़ा? मैंने बताया था गुरुजी नमस्ते की आवाज सुनकर। गुरुजी नमस्ते की आवाज सुनकर लेखक चौंक पड़ा। धनीराम ने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा किस श्रेणी में उत्तीर्ण की? प्रथम श्रेणी में। एक दिन दोपहर के समय लेखक के घर कौन आया? उनका प्रिय शिष्य धनीराम आया। अधिकारी बनने के बाद जब धनीराम लेखक के घर आया तब लेखक ने उससे क्या पूछा कि अभी भी तुम्हारी सगाई हुई या नहीं हुई? क्या धनीराम को कभी छात्रवृत्ति मिली थी? हाँ, धनीराम को छात्रवृत्ति मिली थी। बच्चों आज के लिए इतना ही है। आपको ये चैप्टर रीड करना है, इसके मौखिक प्रश्न करने हैं और इसके शब्दार्थ करने हैं। ठीक है, थैंक यू।